हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप ठीक हो गए। बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे 3 पार्ट्स में, जिसमें मैंने एक पार्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दूसरे में आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगा मुझे कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो फिर लास्ट में मैंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को दोबारा और गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये 5 लॉज डिस्कस किए थे विद एग्जांपल्स। बट जैसे कि मैं जानता हूँ, 17-18 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये लॉज जल्दी नहीं बच्चों को ग्रिप में आते हैं। कुछ बच्चे इनको क्रैम करने की कोशिश करते हैं, जो गलत है, और कुछ बच्चे इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ को तो बहुत इजीली आ जाते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं है, सिंपली एलिमेंट, कंपाउंड और उनकी डेफिनेशंस और उनकी केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोबिया आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको ये याद नहीं होंगे। वैसे तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव में ही इनको लिखने को कहा जाता है, जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी हुई है, बट फिर भी हम इनको और बेटर तरीके से करने के लिए एक 10-15 मिनट का वीडियो आपको भेज रहा हूँ, जिसमें मैं एक क्विक रिवाइज कर रहा हूँ इन सभी को। प्लीज़ आप देखिए इनको। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने कहा था, इट इज गिवन बाय एंटनी लेवोसियर। ठीक है, और ये देखो वर्ड से, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉ क्या है और ये कैसे आपस में इंटरेक्ट है, क्या मीनिंग है इसकी। कंजर्वेशन का मतलब होता है फिक्स होना, कांस्टेंट होना। तो इसकी सिंपल सी वर्डिंग, जिसको ना समझ आई हो, आप सिंपली ये कहिए, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वर्डिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर आप इसको कह दीजिए कि when any chemical combinations take place, total mass of reactants must be equal to total mass of products after the completion of the reaction, because mass can either be created nor be destroyed. ठीक है, अगर आपने इसको एज एग्जाम्पल समझाना हो तो आप इसको जो है, मैं डिस्ट्रैक्ट बोल रहा था, एज एग्जाम्पल समझाना हो, सिंपली सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, मेक एच फ्लास्क, इसे लैंडर्ड फ्लास्क भी बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स हैं इसके एक पार्ट में आप NaCl भर दीजिए, दूसरे पार्ट में AgNO3, एंड नाउ वेट दिस होल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेट कर लो इसको, एंड देन शेकिंग, और शेक करने के बाद वेट करो। बेटा, शेक करने के बाद नो डाउट की रिएक्शंस होंगी और ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, बट इसका टोटल मास से टोटल वेट तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई चीज़ फर्दर ऐड हुई है, ना ही इससे कोई चीज़ रिमूव हुई है। इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। गॉट इट? कुछ बच्चों को लग रहा था कि ये मुश्किल है, ये कम समझ आ रहा था, तो उनके लिए स्पेशली मेरा डस्टर हो गया। ठीक है, नाउ दूसरा लॉ देखिए, किस चीज का लॉ है? केमिकल कॉम्बिनेशन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो कैसे होंगी, उसके लॉ से। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, डेफिनेट का मतलब फिक्स है और कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, इसके मैंने और लगाया, दोनों एक ही चीज है, गिवन बाय जेएल प्रोस्ट।
इन्होंने भी बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी की और एक लॉ दिया, बहुत सिंपल सा लॉ है। अगर आपको ये ना समझ आए तो कंपाउंड की डेफिनेशन तो आप पढ़ सकते हो ना, ये कुछ और नहीं है, कंपाउंड की डेफिनेशन ही है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, मतलब जब ये रिएक्शन कर रहे हो, देन they always combine together in the definite proportions. proportion का मतलब था ratio. When two or more elements combine together in the definite proportions, then they always form the same compound. जब कभी भी आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कराओगे डेफिनेट प्रोपोर्शन में, चाहे कभी भी उसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब कभी भी वो कंबाइन होंगे, देन वो हमेशा एक कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड सेम होगा। या फिर आप कह सकते हो इन एनी कंपाउंड, कंपाउंड की डेफिनेशन है इन एनी कंपाउंड। बोलो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? इन एनी कंपाउंड when two or more elements are present, then they always present in the fixed or definite proportions by mass. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो वाटर है। अब बेटा ये वाटर चाहे किसी भी मेथड से प्रिपेयर्ड हो, किसी भी सोर्स से आप इसको ऑब्टेन करो, जब कभी भी आपको वाटर एज ए कंपाउंड मिलेगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मासेस का रेशियो 2:16 दैट इज 1:8 ही होगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। या रिवर्स, जब कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 रेशियो बाय मास में कंबाइन होंगे तो वो हमेशा वाटर कंपाउंड बनाएंगे, कोई और कंपाउंड इस रेशियो का पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट्स अ लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसकी लिमिटेशंस है, आइसोमर्स और आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ आइसोटोप्स, मान लीजिए आपके पास कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। मैंने कहा बेटा कार्बन 12 से हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिली है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट का क्या रेशियो होगा? कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 32। और कार्बन 14 से अगर हमने CO2 बनाई है तो इसमें रेशियो होगा 14:32। तो फर्क आ गया ना। आइसोटोपिक केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यह कंपाउंड सेम है लेकिन रेशियो डिफरेंट है। सीधी सी बात है, अगर फिक्स्ड कंपाउंड है तो रेशियो सेम होगा और अगर रेशियो सेम है तो कंपाउंड फिक्स्ड होगा। बट इन केस ऑफ आइसोटोप्स इट इज नॉट एप्लीकेबल। इन केस ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स के केस में भी बेटा ये एप्लीकेबल नहीं है। आइसोमर्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different structures. Suppose you have C2H6O. मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड है। इन कंपाउंड्स में इस फॉर्मूले के दो कंपाउंड्स बना सकते हो आप, CH3OCH3। देखना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो तो बेटा फिक्स है, ये रेशियो तो चेंज नहीं हो रहा ना, लेकिन इससे में दो अलग अलग कंपाउंड मिल गए। मतलब आइसोमर्स में दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जिनका रेशियो सेम है, जबकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है अगर सेम रेशियो है तो कंपाउंड एक ही होगा, बट यहाँ नहीं है। आइसोटोप के केस में
एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा रेशियोज हो सकते हैं उनके एलिमेंट्स के मासेस के, फिक्स नहीं है मतलब. So in case of isotopes and isomers, this law is not applicable. Otherwise, what is law of constant or definite proportion? According to this law, in any compound, the ratio of masses of element is always fixed or constant. Or whenever two or more elements combine in the fixed ratios of masses, they always form same compound. ठीक है, एक बार आप दोबारा रीड करना. लेकिन अगर हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन था. मल्टीपल में क्या है, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर लिखना हो, ठीक है, इसी को सिंपल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. तो इन्होंने कहा कि जब कभी भी when fixed mass of an element, एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास ले लिया, combines with different masses of other element, किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कराया इस एलिमेंट को, लेकिन उस एलिमेंट के अलग अलग मासेस लिए हमने, मतलब कई बार कॉम्बिनेशन कराया. तो ये जो कंपाउंड्स बनेंगे, उन कंपाउंड्स में इस एलिमेंट का जो मासेस रेशियो होगा वो एक सिंपल प्रोपोर्शन में होगा या मल्टीपल में होगा. एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. डेफिनेशन तो आपको मैं पहले लिखा चुका हूँ. आपको कुछ पेजेस नोट्स दिया, आप उन्हें भी रीड करने की कोशिश करना. Suppose you have given 12 gram carbon, fixed amount of an element, combined with the different masses of another element separately. Suppose fixed amount of element carbon, 12 gram carbon, combined with 16 gram oxygen and 32 gram oxygen separately. By the combination of these two, we get CO, carbon monoxide. With the combination of these two, we get CO2. When fixed amount of an element combined with the different masses of other elements to form two or more than two compounds, then in these two compounds, ratio of masses of oxygen, इसमें 16 है ऑक्सीजन और इसमें 32. बताओ इनमें क्या रेशियो है? इट्स अ सिंपल और मल्टीपल रेशियो. सिंपल होता है 1 2 3 4 के साथ हो. मल्टीपल होता है कि उसका होल नंबर मल्टीपल हो, फ्रैक्शन में ना हो. और कैसे हो सकता है फ्रैक्शन में? हम कहते हैं एटम कैन नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एज ए फ्रैक्शन. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन एज ए होल. तो होल नंबर मल्टीपल ही होगा. अगर ऑक्सीजन यहाँ 16 है तो किसी और कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन यूज हुआ है तो या तो 16 हुआ होगा या 32 हुआ होगा या 48 हुआ होगा. एटम के मल्टीपल में ही होगा. वही रेशियोज मिलेंगे. सुनिए ध्यान से. व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट combined with the different masses of other elements separately to form two or more than two compounds, then in these two compounds the ratio of masses is always in simple or multiple proportions. समझ गए? ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ठीक है. अब देखिए जरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. ये जो बेटा इससे पहले वाला मैंने डिस्कस किया था ना मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो जॉन डाल्टन ने दिया था 1804 में. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. इट इज गिवन बाय रिचर. मैंने कहा था सिंपलेस्ट मीनिंग इसका ये है. अगर आपको नहीं पता ना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है तो आप लिख दो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. जब कभी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो तो लॉ ऑफ मल्टीपल और लॉ ऑफ कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है. अदरवाइज इसके स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिए. व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट
A combines with the different masses of other elements B and C separately. When fixed mass of an element A combined with the different masses of other elements B and C to form AB and AC. मान लीजिए ये इसके साथ कंबाइंड हुआ तो AB बनाया, ये इसके साथ कंबाइंड हुआ तो AC बनाया. When fixed mass of an element combines separately with two other elements B and C separately to form compounds, then in these two compounds the ratio of B and C, the ratio of masses of B and C, इन दोनों में B और C के masses का जो ratio होगा, it would be either same or some simple multiple to that when B and C itself combine to form a compound BC. देखो जब कभी कोई फिक्स्ड मास का एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है, अलग अलग वो कंपाउंड्स बनाता है, तो इन दोनों कंपाउंड्स में इन दो एलिमेंट्स का जो रेशियो है ये वही होगा या सिंपल मल्टीपल में होगा अगर ये दोनों खुद कंबाइंड होकर कंपाउंड्स बनाए तो जो रेशियो यहाँ से मिलेगा, जो रेशियो यहाँ से मिलेगा, ये रेशियो और ये रेशियो या तो सेम होंगे या इनमें भी आपस में एक प्रोपोर्शनैलिटी होगी, रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, सिंपल मल्टीपल 1 2 3 4 का रेशियो बनेगा. तो जब कभी कोई एलिमेंट डिफरेंट मासेस के अदर एलिमेंट से कंबाइंड होता है, अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, इन कंपाउंड्स में जो रेशियो आता है एलिमेंट्स का ये वही होता है जब ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइंड होकर जो कंपाउंड्स बनाएंगे तो जो यहाँ से मिलेगा या फिर इन दोनों में एक सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है. अदरवाइज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. इसके बाद बेटा गै-लुसैक्स लॉ, ये बताया था ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. It is given by Gay-Lussac and applicable only for gases. ये भी एक बार और आता है 4th 5th चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस, ये चैप्टर है वहाँ पे दोबारा भी है. Gay-Lussac ने बहुत सिंपल वर्डिंग में कहा गैसेस के लिए. उन्होंने कहा अच्छा चलो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, जब कभी भी गैसेस कंबाइंड होती हैं आपस में, whenever gases combine together then what happen? Then according to this, when gases combine together, जब कभी gaseous molecules combine होते हैं, when gases combine together then they always combine in their simple volume ratios at given temperature and pressure. या अगर प्रोडक्ट्स भी आपस में गैस बनते हैं तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में एक सिंपल रेशियो होगा इन देयर वॉल्यूम्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मान लीजिए 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, 1 liter. These two combine together to form HI. मान लीजिए इसका 1 लीटर इसका 1 लीटर आपस में कंबाइंड होते हैं, तो जब भी ये कंबाइंड होंगे ये 1:1 रेशियो में होंगे. अगर इसके 2 लीटर तो इसके 2 लीटर, इसके 3 लीटर तो इसके 3 लीटर, और इसके बनेंगे डबल 2 लेगा आगे 1 1, इसके बनेंगे 2. तो इन तीनों में आपस में इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या हो गया 1:2. That means whenever gases combine together, then gases always combine in their simple volume ratios. Volume ratios at given temperature and pressure. ठीक है, तो एक बार आप रिवाइज करने की कोशिश करो. मैंने रिवीजन दिया है, स्टेटमेंट है. एक्चुअली है क्या, केमिस्ट्री थ्योरी है.
9th-10th में केमिस्ट्री पे इतना फोकस कभी नहीं दिया जाता, जस्ट लर्न करने की कोशिश होती है। तो आप में से कुछ बच्चों को ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती है, बट आप पेशेंस रखिए। हाँ, मेरे साथ शेयर करिए ज़रूर, डिफ़िकल्टी आती है, चाहे मुझे दोबारा वीडियोस भेजने पड़े, नो प्रॉब्लम एट ऑल, या आप मुझे फ़ोन पर डिस्कस करो, बट आप मुझे सर शेयर करो कि सर ये चीज़ मुझे कम आ रही है। आप प्रॉब्लम ये भी है ना, बुक्स भी नहीं है, तो मैंने एक नोट्स दिए हैं, वो नोट्स आप एक बार रिपीट करो, ठीक है, उनको भी पढ़ो, उनमें भी स्टेटमेंटेड एग्जाम्पल्स हैं। जिनके पास बुक्स है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो बुक के भी पेजेस रीड कर सकते हैं। मैं भी साथ में कुछ पेजेस आपको देता होता हूँ, वो पहले पढ़िए, क्वेश्चंस बाद में करिए, पहले थ्योरी फोकस करिए, ठीक है। होपफुली सब बेस्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।